हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सतवीर यादव लेके आया हूँ आप सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संघ सरकार। और संघ सरकार में हमारी जो बातें चल रही थी, उस संघ सरकार में हम एग्जीक्यूटिव के ऊपर बात कर रहे थे, कार्यपालिका के बारे में बात कर रहे थे। और कार्यपालिका के दौरान हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर ली थी। और आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि मंत्रिपरिषद एक्चुअली होती क्या है, इसका गठन कैसे होता है, नियुक्ति कौन करता है, इसकी सदस्य संख्या क्या है, इन सभी, और मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार रूप से आज जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। बात करते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 यहाँ पे साफ शब्दों में कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को क्या देना है, सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। बात को समझिएगा, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान है, वो प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। यानी कि हमसे पूछे कि प्रधानमंत्री पद का उल्लेख, तो भी आर्टिकल 74 करेंगे। वहीं पे मंत्री परिषद के बारे में बात कर रहा है तो भी आर्टिकल 74 ही आएगा। पद उल्लेख के बारे में, संदर्भ पे बात करें, चाहे प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, दोनों के बारे में आर्टिकल 74। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होगी कि मंत्री परिषद द्वारा जो सलाह दी जाएगी, इस सलाह की किसी भी प्रकार की कोई न्यायिक जांच नहीं होगी। जुडिशली जो इन्वेस्टिगेशन है वो नहीं होती है। मंत्री परिषद जो भी उनके स्वविवेक से जो उनके दिमाग में आ रहा है, वह हर एक प्रकार की वो सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब ऐसे में राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है, इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई न्यायिक जांच नहीं आ सकती है। क्लियर है दोस्तों। बात करूं मैं यहाँ पे आर्टिकल 75, और आर्टिकल 75 क्या कहता है, 75 में क्लोज 1 जो कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति यहाँ पर करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जो कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता है। ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री के रूप में। जबकि अन्य जो मंत्री होंगे, इन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है, ये भी कौन कर रहा है, राष्ट्रपति ही करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अन्य मंत्रियों की जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह लेगा और इसी सलाह से वह इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्टिकल 75 क्लोज 2 में बोला जा रहा है कि मंत्री परिषद जो होती है, ये व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल फोरम में किसके प्रति उत्तरदायी होगी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। रेस्पॉन्सिबल जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रति होती है, व्यक्तिगत रूप से। ध्यान देना, बात की जा रही है व्यक्तिगत रूप से। तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति, व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद राष्ट्रपति के प्रति। जबकि प्रश्न हमारे सामने आ जाए सामूहिक रूप से, कलेक्टिव जो फोरम की बात करें, तो सामूहिक रूप से अगर बात की जाए तो सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद होती है, ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। जबकि हमारे सामने प्रश्न आ रहा है कि सामान्य रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो सामान्यतः मंत्री परिषद जो होगी यह संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तीन बातें जो हमें ध्यान में रख लेनी होंगी, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और सामान्यतः मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, वहीं मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कलेक्टिव जो फोरम है, कलेक्टिव फोरम में यह है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आर्टिकल 75 क्लोज 3 में इस बात का उल्लेख किया जा रहा है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति, लोकसभा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
एग्जाम की दृष्टि से हमें ध्यान में रखना होगा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में, जहां पर इसके औथ के बारे में बात की जा रही है, और औथ की बात करें, शपथ की बात की जाए, तो किसी भी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले, पद यहां पर लेने से पहले, ग्रहण करने से पहले कौन? राष्ट्रपति स्वयं हो सकता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी हो सकता है। राष्ट्रपति संविधान की तीसरी अनुसूची, जो हमारे जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स नंबर 3 के अंदर यहाँ पर शपथ के बारे में उल्लेख किया जा रहा है, पदाधिकारियों को शपथ दिलाने की बात कर रहा है भारतीय संविधान की अनुसूची 3 और तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति इनको पद व गोपनीयता, ऑफिस एंड प्राइवेसी की जो शपथ है, ये शपथ दिलाएगा कौन? राष्ट्रपति स्वयं दिला सकता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ये शपथ दिलाता है। वहीं बात करें आर्टिकल 75 क्लॉज 5 में बोला जा रहा है कि यदि कोई मंत्री जो कि संसद का सदस्य नहीं है, यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है लेकिन मंत्री बना दिया गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को आने वाले कितने माह में? 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा, संसद का सदस्य बनना होगा। अदरवाइज क्या होगा? वह मंत्री नहीं रहेगा, उसे अपना पद रिक्त करना होगा। तो बिना किसी संसद सदस्य रहे वह अधिकतम 6 माह तक इस पद को धारित कर सकेगा। वहीं अगर बात की जाए मंत्रिपरिषद के बारे में, तो मंत्रिपरिषद से अच्छा प्रश्न यहां से निकलेगा। मंत्रिपरिषद से पूछ सकता है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होती है। तो मंत्रिपरिषद के लिए संविधान संशोधन हमारे सामने आता है 91वां संविधान संशोधन 2003, और 91वां संविधान संशोधन 2003 कहता है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है, ये सदस्य संख्या निम्न सदन की बात कर रहा है। निम्न सदन, संसद का जो निम्न सदन होता है वो होता है दोस्तों लोकसभा। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की अधिकतम कितनी? 15% से अधिक नहीं होगी। अधिकतम जो सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, और इस 15% में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। यानी कि याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद सदस्य संख्या के लिए बिल्कुल सीधा सा जो आंकड़ा बताया जा रहा है, सदस्य संख्या निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या की अधिकतम कितनी हो सकती है? 15%। यानी निम्न सदन की बात करें तो निम्न सदन हमारा आता है लोकसभा, और लोकसभा की वर्तमान जो सदस्य संख्या है 545, तो यहाँ पे अधिकतम जो सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तो 545 का 15% हम निकालेंगे, और 545 का जब 15% निकालते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने आता है 15 यानी कि 81.75। यानी कि मोटा मोटा अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी हो सकती है? 82 हो सकती है, 82 हो सकती है, 82, जिसके अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 82 हो सकती है। याद रखिएगा इस बात को, अधिकतम सदस्य संख्या 82 तक हो सकती है। अब इस 82 के अंदर प्रधानमंत्री सहित, इससे ज़्यादा यहाँ पर सदस्य संख्या नहीं हो सकती। न्यूनतम सदस्य संख्या के बारे में कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में हमें रखना होगा, सदस्य संख्या। वहीं अगर बात की जाए तो मंत्रिपरिषद में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के मंत्री होंगे? 3 प्रकार के मंत्री, जिसमें नंबर 1 आता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, या हम कह सकते हैं इसी को मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं या फिर मंत्रिमंडल हम इसे कह सकते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल जो शब्द है, इस मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग हुआ है, संविधान में एक बार इसका प्रयोग किया गया है। और संविधान में जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 में 44वें संविधान संशोधन के तहत ये शब्द जोड़ा गया था मंत्रिमंडल, आर्टिकल 352 में। बाकी कहीं भी संविधान के अंतर्गत इस शब्द का उल्लेख नहीं है। हर जगह पे हमें जो प्राप्त होता है वो कैबिनेट मंत्री ही प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मंत्री की बात की जा रही है, और कैबिनेट जो मंत्री होता है ये प्रमुख विभाग का मंत्री होता है, पोर्टफोलियो का होगा। यहाँ पे प्रमुख विभागों के मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो कि एक मंत्रालय के मंत्री होते हैं।
वहीं बात की जाए नंबर 2 आता है राज्य मंत्री, जो स्टेट मिनिस्टर होता है। तुलनात्मक रूप से राजनीतिक दृष्टि से यहाँ पर कम प्रभावी व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, बजाय किसके, कैबिनेट मंत्रियों के। तुलनात्मक रूप से कम प्रभावी जो व्यक्ति होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। और राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज वे मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं, सहायक के रूप में भूमिका निभाते हैं। वहीं नंबर 2 आता है वे मंत्री जो किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट, जो चार्ज लेकर के चलते हैं, स्वतंत्र प्रभार जिनके पास में होता है। तो यहाँ पे राज्य मंत्रियों को 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया, एक कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए और एक होंगे यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री। वहीं नंबर 3 आता है उपमंत्री, सब मिनिस्टर। उपमंत्री की बात की जाए तो उपमंत्री केवल एक सहायक के रूप में होते हैं दोस्तों, इनके पास में किसी प्रकार का कोई विभाग या प्रभार नहीं होता है, ये केवल और केवल सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल बात की जाए तो टोटल 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर बता दिए गए, 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर बताए गए। 3 प्रकार के मंत्रियों में एक आ गए कैबिनेट मंत्री जो कि मंत्रालय के मंत्री हैं, एक हमारे बीच में आ गए राज्य मंत्री जो कि 2 प्रकार से, एक कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए एक स्वतंत्र प्रभार के होंगे, और नंबर 3 आते हैं उपमंत्री। तो 3 प्रकार के मंत्री यहाँ पर बता दिए गए और उपमंत्री के पास किसी प्रकार का कोई विभाग नहीं है, ये केवल सहायक की भूमिका निभाते हैं। अब हमें ध्यान में रखना होगा कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये जो मंत्रिपरिषद की कोई भी बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं, चाहे भले ही इनको बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए। इनको न्योता देने या ना दिए जाने पर भी ये किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, जबकि राज्य मंत्री और उपमंत्री केवल बुलाए जाने पर ही किसी बैठक में भाग लेते हैं। अच्छे से ध्यान रखना इस बात को, ये केवल बुलाए जाने पर ही भाग ले सकते हैं, जबकि ये किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं। आमतौर पर अगर बात की जाए तो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या होती है बेसिकली 18 से 22 के बीच में ये संख्या होती है, जबकि राज्य जो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री मूल रूप से यहाँ से बात की जाए तो 20 से लेकर के 26 के बीच में मंत्री होते हैं राज्य मंत्रियों में, बाकी जो शेष रहते हैं उपमंत्रियों पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, 1997 की 1997 के बाद से भारत में कोई भी उपमंत्री नहीं बनाया गया है। और जब उपमंत्री नहीं बनाया गया, 1997 के बाद से नहीं बनाया जा रहा है, तो ऐसे में उपमंत्री के जो कैटेगरीज है इनका भी जो प्रभार है वो इन्हीं के पास में आएगा। तो ऐसे में इस संख्या को बढ़ा दिया जा रहा है। वर्तमान स्थितियों में कैबिनेट स्तर की अगर बात की जाए तो कैबिनेट में तकरीबन हमारे पास में 35 के आसपास में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है, जबकि लगभग इतने ही मंत्री कहाँ पे आते हैं, राज्य मंत्रियों के रूप में वर्तमान में हैं। तो ये स्थिति थोड़ी सी बढ़ जाती है। बाकी ऐसा कोई भी कैटेगरीज वाइज नहीं किया गया है कि कैबिनेट मंत्रियों की संख्या फिक्स इतनी ही होगी, कहीं भी संवैधानिक रूप से इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है दोस्तों। तो 3 प्रकार के मंत्रियों को ध्यान में रखना है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। क्लियर है। इसके अलावा यदि हमारे बीच में प्रश्न आता है, एक नया शब्द आता है संसदीय सचिव। याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद की जो अंतिम श्रेणी है, मंत्रिपरिषद की जो अंतिम श्रेणी है वो संसदीय सचिव को माना जाता है। याद रखिएगा, 3 प्रकार की कैटेगरी जो बताई गई हैं मंत्रियों में, तो इस हिसाब से उपमंत्री को होना चाहिए, लेकिन उपमंत्री ना होकर के मंत्रिपरिषद की जो अंतिम श्रेणी होगी दोस्तों, वो अंतिम श्रेणी किसको माना जाता है, संसदीय सचिव को माना जाता है। तो मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी संसदीय सचिव होते हैं, जो कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन अंतिम श्रेणी के रूप में काउंट होते हैं। ये केवल एक राजनीतिक संतुष्टि के लिए बनाए गए एक पद है, राजनीतिक संतुष्टि के लिए पद दिया जाता है। और यहाँ पर मंत्रिपरिषद में संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है ये कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो जहाँ पे मंत्रिपरिषद सदस्य मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से मैंने आपसे बात की है कि वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, वहीं संसदीय सचिव किसके प्रति उत्तरदायी हो रहा है, प्रधानमंत्री के प्रति। मूल रूप से जो हमारी मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जब हम देखते हैं तो, जहाँ पे सबसे बीचों बीच में प्रधानमंत्री होता है। इस प्रधानमंत्री के चारों एक मंत्री जो मंडल होता है, ये मंत्रिमंडल होता है। चारों ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री के चारों। इसके बाहर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। देन यहाँ पर उप मंत्री यहाँ पर बनाए जाते हैं,
ये उप मंत्रियों की कैटेगरीज होती है। और सबसे बाहर की ओर जो आते हैं इनको हम कहते हैं संसदीय सचिव। ये होते हैं संसदीय सचिव। ठीक है दोस्तों, ये संसदीय सचिव होते हैं। तो संसदीय सचिव मूल रूप से यहाँ पर मंत्रिपरिषद में नहीं आते। मंत्रिपरिषद में 3 ही प्रकार के मंत्री होते हैं और इन तीनों में सबसे जो निकट होते हैं प्रधानमंत्री के, वो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। और मंत्रिमंडल में भी वर्तमान में एक नई शब्दावली आ चुकी है भारत में, और इस नई शब्दावली की मैं आगे बात करूंगा आप सभी से, लेकिन उससे पूर्व हम जान लेते हैं कि मंत्री जो परिषद है और मंत्रिमंडल में मुख्य रूप से अंतर क्या होते हैं। मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था होती है, एक बड़ी संस्था होती है जिसके अंदर कैबिनेट, राज्य और उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। आमतौर पर ये 50 से 60 के बीच में सदस्य संख्या होती है। वहीं मंत्री जो मंडल होता है ये एक लघु संस्था होती है जिसमें आमतौर पर 18 से 22 के आसपास ही सदस्य होते हैं। वहीं मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो मंत्रिपरिषद कैसी है, एक संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जबकि मंत्रिमंडल केवल समय के साथ उत्पन्न हुई एक निकाय है, एक बॉडी है। यानी कि अभी समय की उत्पत्ति है, एक परंपरा के रूप में उभरी हुई एक संस्था है मंत्रिमंडल। वहीं बात की जाए तो प्रधानमंत्री द्वारा नीति संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं बुलाई जाती, बल्कि ऐसे निर्णय कौन लेता है, मंत्रिमंडल द्वारा संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री के निकट कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। वहीं बात करें मंत्रिमंडलीय सचिवालय के बारे में, कैबिनेट सेक्रेटरीट की बात की जाए तो ये प्रधानमंत्री के अधीन संचालित एक प्रमुख विभाग है। प्रधानमंत्री के अधीन होता है मंत्रिमंडलीय सचिवालय, एक विभाग है जिसका शीर्ष अधिकारी प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव होता है। दोस्तों बड़ा ही अच्छा प्रश्न, मंत्रिमंडलीय सचिवालय का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव होता है। इसका जो प्रमुख कार्य है वो मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों और उनके मंत्रालयों के बीच क्या करना है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित करना होता है। वहीं मंत्रालय की जो कार्य नियमावली है, वर्क मैनुअल भी कौन तैयार करता है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय ही तैयार करता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जान लेते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में, क्योंकि उप प्रधानमंत्री पद का भारतीय संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये भी केवल एक कैबिनेट स्तर का ही एक मंत्री होता है। राजनीतिक संतुष्टि के लिए यह बनाया गया एक पद है। आर्टिकल 77 के तहत राष्ट्रपति इस पद का सृजन करता है। ये कैबिनेट मंत्री होता है। अब तक अगर बात करें तो भारत में टोटल 8 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, रह चुके हैं, जो कि हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। सबसे पहले जो उप प्रधानमंत्री जो बने थे उनका नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कहीं भी उल्लेख नहीं हो रहा है, केवल राजनीतिक संतुष्टि का पद है। और ऐसे में 1947 में उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक टोटल 7 व्यक्ति 8 बार ये पद धारण कर चुके हैं। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे 1947 से 50 के बीच में, ये भारत में उप प्रधानमंत्री पद पे रहे। मूल रूप से बात करें तो नेहरू कार्यकाल के दौरान ये उप प्रधानमंत्री पद पे आते हैं। वहीं मोरारजी देसाई नंबर 2 पे आते हैं, मोरारजी देसाई जी। इंदिरा गांधी सरकार के जो कार्यकाल है, इंदिरा गांधी सरकार कार्यकाल में 1967 से 69 के बीच में उप प्रधानमंत्री रहे। और जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसी स्थिति में 2 उप प्रधानमंत्री रहे थे। फर्स्ट इज जगजीवन राम और दूसरे थे चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई कार्यकाल के दौरान जब प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई जी, उस समय जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह 2 उप प्रधानमंत्री पद पे आते हैं। वहीं पे जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में वाई.वी. चौहान साहब 1979 से 80 के बीच में उप प्रधानमंत्री पद पे आते हैं। वहीं 89 से 90 से 91 जब वी.पी. सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, वहीं चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने तो दोनों के कार्यकाल में यहाँ पर चौधरी देवीलाल, एक व्यक्ति 2 बार उप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनका नाम है चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल यहाँ पर 2 बार उप प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और जबकि अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी जी 2002 से 2004 के बीच में भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था आपको कि
एक और आजकल यहाँ पर प्रधानमंत्री की बहुत ही निकट नियर डियर जो समूह बनने लगा है मंत्रियों का, उसे नाम दिया जाने लगा है किचन कैबिनेट। राजनीतिक शब्दावली में एक नया शब्द है किचन कैबिनेट। संवैधानिक रूप से इस पद का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। मूल रूप से ये भी 1976 के बाद से उभरा हुआ एक पद है, 42वें संविधान संशोधन के बाद से। किचन कैबिनेट जो कि अति महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्रियों का क्या होता है, समूह होता है, जो प्रधानमंत्री के बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो नियर डियर जो होते हैं प्रधानमंत्री के, उनका एक समूह होता है। मुश्किल से इस पैनल में, किचन कैबिनेट जो पैनल होता है, इसमें 4 से 5 जो मंत्री होते हैं उनको शामिल किया जाता है। वहीं सत्ता पक्ष की भांति विपक्ष के द्वारा तैयार किया गया जो मंत्रिमंडल होता है उसको हम कहते हैं छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट। तो एक शैडो कैबिनेट भी यहाँ पे बनती है, छाया मंत्रिमंडल भी बनाया जाता है। और देन एक आता है यहाँ पर राजनीतिक शब्दावली में एक नया शब्द व्हीप, मुख्य सचेतक। किसी भी राजनीतिक दल को अनुशासन में रखने के लिए बनाया गया जो पद होता है उसे हम कहते हैं व्हीप या मुख्य सचेतक। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो पहले मंत्री बने हैं, सबसे लंबे समय तक यहाँ पर मंत्री पद पर रह चुके हैं, और ऐसे व्यक्ति का नाम है जगजीवन राम जी। 32 वर्ष तक मंत्री पद को लगातार इन्होंने संभाला है। तो ये एक टॉपिक था हमारा मंत्री परिषद को लेकर के। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मंत्री परिषद जो सदस्य होते हैं मूल रूप से व्यक्तिगत रूप से ये राष्ट्रपति के प्रति, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होते हैं। और इसी अवधारणा की वजह से ये कोटेशंस बोली जाती है कि मंत्री परिषद सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की है मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद सदस्य जो कि मूल रूप से डिपेंड करते हैं, इनका जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। पद का जो उल्लेख है आर्टिकल 74 में है। वहीं आर्टिकल 75 की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 75 में हमने जाना है यहाँ पे आर्टिकल 75 के बारे में कि आर्टिकल 75 में टोटल 5 क्लोज हमें ध्यान में रखने हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, वहीं मंत्रिपरिषद सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति शपथ दिलाएगा इनको राष्ट्रपति स्वयं या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति बिना संसद सदस्य रहे 6 माह तक मंत्री रह सकता है, उसके बाद में नहीं। ठीक है। 91वां संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है निम्न सदन की कुल सदस्य संख्या की अधिकतम 15% हो सकती है, इससे ज़्यादा ये संख्या नहीं होगी, यानी कि मैक्स 82 सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होगा। वहीं पे 3 प्रकार के मंत्रियों की बात की थी हमने, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और होते हैं उप मंत्री। 1997 के बाद से उप मंत्री बनाए नहीं जा रहे हैं, अर्थात वर्तमान में 2 ही स्तर हो गए, कैबिनेट और राज्य मंत्री, क्योंकि राज्य मंत्रियों में 2 प्रकार दे दिए जा रहे हैं। एक कैबिनेट मंत्रियों के सहायक हो जाएंगे, दूसरे स्वतंत्र प्रभार के मंत्री यहाँ पे आते हैं, जबकि मंत्री परिषद की अंतिम श्रेणी के रूप में आता है संसदीय सचिव। ठीक है दोस्तों, साथ ही हमने यहाँ पर डिफरेंस देखा मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिपरिषद एक विशाल संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल एक लघु संस्था है। मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है, जबकि मंत्रिमंडल अभी समय की उत्पत्ति है। वहीं बात की जाए मंत्रिमंडलीय सचिवालय के बारे में, जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव, जो कि मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों और मंत्रालयों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, मंत्रालय की कार्य नियमावली तैयार करता है। उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो कोई संवैधानिक पद नहीं है, कैबिनेट स्तर के मंत्री को ही यहाँ पर उप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता है। अब तक टोटल 8 उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, 7 व्यक्ति 8 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि हमारे सामने स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति जो कि चौधरी देवीलाल जी हैं, 2 बार बने थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री रहे थे, जगजीवन राम जी और चौधरी चरण सिंह, जबकि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और अभी सबसे अंत में जो नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी जी का आता है। इसके अलावा कुछ संवैधानिक शब्दावली है, किचन कैबिनेट जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालय के मंत्रियों का समूह, छाया मंत्रिमंडल सत्ता पक्ष की भांति विपक्ष के द्वारा तैयार किया गया मंत्रिमंडल, और व्हीप होता है किसी भी राजनीतिक दल को अनुशासन में रखने के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये थी आज की क्लास में हमारी बातें मंत्री परिषद के बारे में। फिर से मुलाकात करेंगे आप सभी से एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।